गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। आज हम भोजन, पोषण और स्वास्थ्य जैसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो विषय है भारत के भूगोल और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी दोनों में शामिल है। साथ ही कुछ इस तरह के फैक्ट्स हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इस विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो वैश्विक स्तर पर जब हम भोजन और पोषण या हेल्थ की बात करते हैं तो इसके ऊपर किसी भी जो राष्ट्र की उसकी विकास की जो स्थितियां हैं कि वो विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, उन सब कारकों के साथ साथ किसी क्षेत्र की जो जलवायु है वो भी भोजन की आदतों को और आदतों के साथ उसकी उपलब्धता, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज जब हम बात करें तो कुछ क्षेत्रीय जो अध्ययन है, जो खाद्यान्न की जो आदतें हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर भिन्नता देखने को मिलती है, चाहे वो जनजातीय समूह हो या वैसे भी चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या अमेरिकन कंट्रीज की या ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की, वहाँ की आदतों के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो कहीं न कहीं जो जलवायु होती है वो किसी भी क्षेत्र के रहने वाले लोगों की खाद्यान्न की जो आदतें हैं उसको भी सुनिश्चित करती है। साथ ही किसी क्षेत्र के अंदर जो जलवायु, चाहे वो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो होती है, ये हमने ज्योग्राफिकल थॉट में भी अध्ययन किया है कि जो टेम्परेट जो जलवायु होती है वो ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय जलवायु की तुलना में मनुष्य के जीवन के लिए ज़्यादा आरामदायक, स्वास्थ्यवर्धक होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु होती है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। अब यहाँ एक इन फैक्ट्स के बारे में हम बात करें उससे पूर्व यहाँ हम एक बात कहिए कि जलवायु विभिन्न क्षेत्रों की मृदा, अन्य भौगोलिक जो विभिन्नताएं होती हैं, फसल का उत्पादन, पशुपालन, वो सब चीज़ें किसी भी क्षेत्र की जो खाद्यान्न जो आदतें हैं उसको किस तरह से प्रभावित करती है, इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। कि जैसे ये ट्राइब सिमोंग जो ट्राइब है मलेशिया में पाई जाती है, या मसाई जो ट्राइब है अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, तो इनकी अगर हम खाद्यान्न आदतों का अध्ययन करें तो ये बेरियां या गिरदार फल या अनाज, साग सब्जी, मवेशियों का मांस है, मज्जा है, रक्त का भी ये लोग सेवन करते हैं। तो ये सिमोंग के बारे में मसाई, विशेषकर मसाई जाति के संदर्भ में कहा जाता है। अब एस्किमोज की जब हम बात करते हैं तो एस्किमोज हम जानते हैं कि ये बिल्कुल ठंडे क्षेत्रों के अंदर रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में भी होता है। इनकी खाद्य आदतों की बात करें तो व्हेल मछली, सील है, वोरल है, रेंडियर, इनकी खाद्यों की वस्तुओं के अंदर शामिल होते हैं। यानी कि जो उस जलवायु क्षेत्र के अंदर जिस चीज़ की उपलब्धता होती है वो उन रहने वाले लोगों की खाद्यान्न आदतों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम यूरोप या अमेरिका की बात करते हैं तो ये लोग भेड़, गाय, सुअर का मांस भी खाते हैं, दूध या दूध से बने पदार्थ, गेहूं, आलू, फल, साग सब्जियां। पॉलिनेशियन की बात करते हैं, इसकी बात हमने पूर्व में भी की है। इनकी खाद्य मछली, नारियल, मोटा अनाज, साग सब्जियां। बुशमैन जो कालाहारी डेजर्ट के अंदर रहने वाली जो जनजाति है, ये आखेटक होती है, मूसल जड़ी, मतलब छोटी से छोटी चीज़ें को भी खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल, चींटियों तक खा जाते हैं, छिपकली। तो ये इसकी विशेष आदतें हैं। तो इस कारण ये भी है कि यहाँ पर जो खाद्यान्न की जो उपलब्धता है वो उतनी अच्छी नहीं है। जो बुशमैन जनजाति जहाँ रहती है वहाँ स्थितियाँ ड्राई स्थितियाँ हैं, यानी कि क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं होती ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इनकी खाद्य के आदतों में एक तरह से कहें कि ये सभी चीज़ों को अपने खाद्य आदतों में शामिल कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में कहें तो पंजाबी जो होते हैं वो गेहूँ, चावल, दाल, साग सब्जी का सेवन करते हैं। बंगाली जो होते हैं इनमें मछली युक्त जो चावल होता है, क्योंकि मछली की उपलब्धता तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। साथ ही का भारत का जो अधिकांश जो चावल है कोस्टल एरिया, विशेषकर जो पूर्वी जो घाट है वहाँ पर उसका उत्पादन होता है, तो इसीलिए उनकी खाद्य आदतों का हिस्सा हो जाता है। खासी, जयंतिया जो ट्राइब्स है जो मेघालय के अंदर देखने को मिलती है भारत के अंदर, ये इनमें एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो खासी जयंती का जो ट्राइब्स होती हैं ये यहाँ इनके जो सांस्कृतिक जो कारक हैं वो इनकी खाद्य आदतों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग दूध व दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। मुसलमानों के संदर्भ में बात करें तो ये सूअर को पवित्र मानते हैं, तो उसके मांस का सेवन नहीं करते।
हिंदुओं की बात करें तो हिंदू गाय के मांस का सेवन नहीं करते। तो जो सांस्कृतिक जो विकास है, जो वहाँ का सांस्कृतिक जो स्वरूप है, वो भी किसी भी क्षेत्र की जो खाद्यान्न आदतें हैं उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ जब हम खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो वैश्विक दृष्टिकोण से अगर जो खाद्यान्न आदतों में जो 60 से 70% का जो योगदान होता है उसमें वीट है, राइस है, और इन खाद्य पदार्थों का ज़्यादा योगदान होता है। मक्का भी एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है, लेकिन वैश्विक स्तर पे ये पशुओं के लिए ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, लेकिन फिर भी वो एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न पदार्थ है। अब यहाँ हम राइस के प्रोडक्शन की बात करें कि यहाँ हमने पहले भी कहा था कि जब राइस की बात हम कर रहे हैं कि वैश्विक वितरण को भी हम यहाँ बताना चाहेंगे कि प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में सर्वाधिक जो राइस का प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना में होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडिया में, देन इंडोनेशिया, देन बांग्लादेश और वियतनाम। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल पूछ जाते हैं कि चावल के उत्पादन में विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दूसरे नंबर पे, या भारत की स्थिति कौन से नंबर पे है, या 3 कंट्रीज या 4 कंट्रीज आपको दे दिए जाए, उनको सीक्वेंस के लिए कह दिया जाता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वही हमने यहाँ दूसरे इस पाई डायग्राम के अंदर भी एक्सप्लेन किया है कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश, तो ये 4 शीर्ष जो राइस प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं विश्व के अंदर। तो यानी ये जो चीज़ है, हम यहाँ एक चीज़ और कहें कि दक्षिण पूर्वी एशिया या पूर्वी एशिया, तो यहाँ का जो खाद्यान्न जो है उसके खाद्यान्न आदतों में जिस अनाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसमें राइस एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, क्योंकि जहाँ इनका उत्पादन हो रहा है वहीं यहाँ का कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ दक्षिण या दक्षिण पूर्वी एशिया के खाद्यान्न आदतों में राइस जो है एक महत्वपूर्ण जो खाद्यान्न फसल है। अब यहाँ जब हम इस राइस प्रोडक्शन और कंजप्शन का एक थोड़ी सी ब्रीफ हम करना चाह रहे हैं, तो ये वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया कितना परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन है, ये 2016 और 17 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पे हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। अब वीट जो है, और वीट का जो उत्पादन वैश्विक जो स्तर पे जो पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो वीट में भी चाइना के अंदर हो रहा है, देन इंडिया में, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि वीट का जो हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उसके अंदर भी चाइना और इंडिया फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, देन रशिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ इस पाई डायग्राम से पुनः हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि अब यहाँ इस कंजप्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जो बात की जा रही है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी वीट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ यूरोपियन यूनियन के अंदर जो विभिन्न जो कंट्रीज हैं उनको सबको हमने यहाँ शामिल किया है, लेकिन इंडिविजुअल जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी चाइना, इंडिया, देन रशिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स, इनका नंबर आता है। अब जब मक्का की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि गेहूँ और चावल के बाद मक्का भी वैश्विक स्तर पे मुख्य खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है, और उसके अंदर अगर प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है मक्का का वो यूएसए में होता है, देन चाइना में होता है, और तीसरे नंबर पे जो है ब्राज़ील के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये भी आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ हमने बताया भी यूनाइटेड स्टेट्स, देन चाइना, देन ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन को सबको अगर जब शामिल कर लेते हैं, यूके जो कंट्रीज होते हैं जब वो चौथे नंबर पे होता है, देन अर्जेंटीना। तो मक्का के उत्पादन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे और ब्राज़ील। तो यानी जहां इनका उत्पादन है विशेषकर पशुओं के आहार के लिए, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिकन जो अमेरिका के अंदर कहें या चाइना के अंदर कहें, तो ये लोग जो मांस के लिए सूअर का पालन चाइना में किया जाता है, तो वहाँ इस मक्का का उनके पशुओं के लिए विशेषकर इसका उपयोग किया जाता है। आलू जो है ये भी एक खाद्यान्न का हिस्सा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए नहीं बन पाता कि जो आलू के अंदर 75% जो होता है पानी होता है, और ये जो न्यूट्रिशंस जो है उनको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करवा पाता। लेकिन ये वैश्विक स्तर पे आप खाद्यान्न का एक हिस्सा जरूर है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो वेजिटेबल्स के रूप में हम कहें या स्टार्च की आपूर्ति की अगर हम बात करें, तो इसमें भी 2018 के आंकड़ों के दृष्टिकोण से आलू का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में होता है, देन इंडिया में, तीसरे नंबर पर यूक्रेन के अंदर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब यहाँ कुछ फ्रूट्स की बात हम करते हैं। अब ये क्योंकि न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, हम उसके अंदर जो विटामिन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है,
तो फ्रूट्स एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो दुनिया में चाइना के अंदर सर्वाधिक फ्रूट्स का उत्पादन होता है, देन इंडिया, देन ब्राज़ील। और यानी दुनिया के अंदर भारत जो है फलों के उत्पादन के अंदर भी दूसरों पे नंबर पे बना हुआ है। तो और वेजिटेबल्स के दृष्टिकोण से भी भारत की जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण है। वो उस वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के अंदर भी चाइना के बाद इंडिया दूसरे स्थान पे है। लेकिन जब हम कंजप्शन की बात करते हैं, इन फ्रूट्स के कंजप्शन की व्यक्ति पर व्यक्ति के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो जो विकासशील देश होते हैं वहाँ इनका कंजप्शन ज़्यादा है, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, उनकी क्रय शक्ति ज़्यादा है। जबकि जो जितने भी विकासशील या विकसित देश हैं, भले ही वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आय के अंदर इतना क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं कि अगर प्रति व्यक्ति के खाद्यान्न आदतों के अंदर फ्रूट्स की बात करें तो वो काफ़ी भिन्नता हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब जो एनिमल से हमको जो भोजन प्राप्त होता है या जो खाद्यान्न आदतों के अंदर शामिल होता है, तो पशु पक्षियों की मुख्यतः 9 जाति ऐसी है जो विश्व भर की लगभग 96% प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं, चाहे वो मवेशी, सुअर, भेड़, बकरी, भैंस, मुर्गे, बतख, हंस, तुर्की। जबकि मांस का 90% उत्पादन मवेशी व सूअरों से प्राप्त होता है। और जो दूध की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो दूध की आपूर्ति जो होती है वो गायों के द्वारा, और ये महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर कुल जो दूध का उत्पादन होता है उसमें 90% जो योगदान होता है वो गायों का होता है, और मात्र 4% भैंसों से, शेष भेड़ व बकरियों से। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 90% दूध की आपूर्ति गायों द्वारा होती है और 4% भैंसों के द्वारा। अब यहाँ जब हम इन पशुओं के द्वारा जो उत्पादन हम दुग्ध का कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो वैश्विक हम देखें तो जो टेम्परेट जलवायु है, जो शीतोष्ण टाइप के जलवायु वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर दुग्ध का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। जबकि जो उष्ण या उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर कम होता है, क्योंकि ये जो जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं होती, ठीक वैसे ही पशुओं के द्वारा जो दूध का जो उत्पादन होता है उसके अंदर भी ये उतनी हेल्पफुल नहीं होती। साथ ही यहाँ पर विभिन्न तरह की बीमारियों के फैलने की जो संभावनाएं होती है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। यही कारण है कि अफ्रीका की हम जब बात करते हैं तो वहाँ एक टिसी मक्खियों से पशुओं में एक रोग फैल जाता है। इस रोग को हम नगाना के नाम से जानते हैं, जिसका जो कारण है वो जो एक जीव होता है ट्राइपोनोसोमस, उसके द्वारा इस रोग के एक प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। तो ये कई बार जीके के सवालों में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ जो दूध के उत्पादन की जब हम बात करते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादन देशों में बात करें तो इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है, यहाँ एक कई बार एक ये है, कभी इंडिया इसमें प्रोड्यूसिंग फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, ईयू की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ईयू एक देशों का समूह है, पश्चिमी यूरोपियन देशों का एक समूह है, तो वो ज़रूर उसमें पहले नंबर पे होता है अगर ईयू को बात करें। लेकिन इंडिविजुअल जब कंट्री की हम बात करते हैं तो इंडिया जो है कभी पहले नंबर पे है, कभी दूसरे नंबर पे। तो ये जो फैक्ट है, मैं अभी आपको इस फैक्ट को ये नहीं कहता कि ये डेड श्योर है, मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा कि वर्तमान के अंदर इंडिया पहले नंबर पे है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पे। लेकिन जो मेरे पास अभी आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2018 में जो इंडिया की स्थिति दुग्ध में वैश्विक स्तर पर प्रथम थी, लेकिन अभी जो प्रेजेंट जो स्टेटस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो 99.16 मिलियन मैट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का दुनिया में पहले नंबर पे है। वैसे यूरोपियन यूनियन है, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, देन इंडिया है। यहाँ हमने यूनाइटेड ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, विभिन्न देशों का समूह है, इसलिए इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं ये 2018 के आंकड़े हैं, ये लेटेस्ट जो आंकड़े हैं। तो जो अमेरिका की स्थिति पहले नंबर पे, इंडिया की दूसरे नंबर पे है। अब ये जो खाद्य वस्तुएं और उसके पोषण का जब हम वैश्विक स्तर पे जब अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हमारे सामने निकल के आती है, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।